ठंड में गरीब माँ के घर आई अमीर बेटियां। मेरी दोनों बेटियां आती होंगी, उनके आने से पहले मैं उनके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। सुजाता अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में उसकी दोनों बेटियां स्कूल से आ जाती हैं। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। मैं तुम दोनों के लिए सब्जियां डालकर खिचड़ी बनाई है। जल्दी से हाथ मुंह धो लो और कपड़े बदल लो। इतने में खिचड़ी को थोड़ा ठंडा करके तुम्हें परोसती हूँ। सुजाता की बातों को नजरअंदाज करके उसकी बड़ी बेटी रूबी सुजाता को गले से लगा लेती है। अरे माँ, आपको तो पता है मैं कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ आपके लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी, बताओ बेटा। आपकी बेटी ने 12वीं कक्षा पास कर ली है माँ, और अब वो आगे की पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाने वाली है। उसके बाद मैं वहीं नौकरी करूंगी और आपको पैसे भिजवाती रहूंगी। अरे वाह दीदी, आपने तो आगे के बारे में भी सोच लिया। जाओ दीदी जाओ कनाडा, उसके बाद मैं भी आपके पास आऊंगी और वहीं पर जॉब करूंगी। हम दोनों जॉब करेंगे और माँ को पैसे भिजवाते रहेंगे। ये सुनते ही सुजाता बहुत खुश होती है और वो अपनी बेटी रूबी को गले से लगा लेती है और उसे आशीर्वाद देती है। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। मैंने बहुत मेहनत की है तुम दोनों को पढ़ाने के लिए और तुम्हें कामयाब बनाने के लिए। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी। हाँ बेटी, कहो, तुम्हें क्या बात करनी है? दरअसल माँ, बात यह है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसका घर और ऑफिस कनाडा में है और मैं वहीं जाकर नौकरी करूंगी और पढ़ाई भी। कनाडा? लेकिन इतनी दूर मैं तुम्हें कैसे भेज दूं बेटी? माँ, आप परेशान मत हो, वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी आगे की पढ़ाई भी वही करवाएगा। रूबी के कहने पर सुजाता अनुराग से मिलती है। अनुराग अमीर था, जिसके चलते वो अपनी बेटी की शादी अनुराग से कर देती है। परेशान मत हो माँ, मैं वहाँ नौकरी करूंगी और आपको पैसे भिजवाती रहूंगी ताकि छोटी की पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए। कोई बात नहीं बेटी, अब शादी के बाद जब तुम नौकरी करोगी तो तुम्हें अपने ससुराल को देखना है, वही तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई खुद पूरी करवा दूंगी। सुजाता ऐसा कहकर अपनी बेटी को विदा कर देती है, जिसके बाद वो फिर से दिन रात मेहनत करती है और काम करके वो अपनी छोटी बेटी को पढ़ाती है। देखते ही देखते 2 साल और बीत जाते हैं, जिसके चलते किमी 10 से 12वीं क्लास को पास कर लेती है। आखिरकार तुमने भी अपनी 12वीं कक्षा पास कर ही ली। अम्मा, अब देखना हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे गरीबों की तरह जीना नहीं पड़ेगा। मैं शहर जाकर नौकरी करूंगी। हाँ बेटी, अब एक तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। तेरी बहन की शादी हो गई, वो भी अपनी जिंदगी में सेटल हो गई, लेकिन ये बुरे दिन हमारे तू ही खत्म करेगी। माँ, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। 12वीं कक्षा पास करने के कुछ ही दिनों बाद किमी भी शहर चली जाती है, जहां वो जॉब करती है। वहां उसके अमीर दोस्त बन जाते हैं और वो उनकी तरह बनने के लिए अपनी सारी तनख्वाह अपने ऊपर ही उड़ाने लगती है। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कल मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। ये देखो, गुच्ची का पर्स लेकर आई हूँ और जिमी चू की सैंडल मैंने पहनी है। वैसे मुझे इसके अंदर कोई खासियत तो नजर नहीं आई। तुमने फिर इतने पैसे इसके ऊपर क्यों लगाए हैं? तुम जैसे गरीबों को क्या पता कि ब्रांड का मतलब क्या होता है। तुम्हें तो वो बाजारों की 100-200 रुपए वाले कपड़े ही पसंद आते हैं, या फिर तुम जैसे गरीब लोग सिरोजनी के कपड़े पहनकर खुश हो जाते हो। किमी ये सुनकर चुप हो जाती है। उसे ये बात एकदम से चुभ जाती है और उसी दिन अचानक उसके अकाउंट में उसकी सैलरी आ जाती है। इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। इस शनाया की बच्ची को तो मैं बताऊंगी कि असली में ब्रांड कैसे पहना जाता है। किमी अपनी सारी तनख्वाह ब्रांडेड कपड़े खरीदने में ही खर्च कर देती है। उसके ब्रांडेड कपड़ों की वजह से उसके पास उसके खर्चे के लिए भी पैसे नहीं बच पाते। कल दिखाती हूँ उस शनाया की बच्ची को कि मैं कितने अच्छे और ब्रांडेड कपड़े लेकर आई हूँ। किमी अगले दिन ही अपने ब्रांडेड कपड़े पहनकर अपने ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां सभी लोग उसके कपड़े देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके ब्रांडेड कपड़े देखकर ऑफिस के सभी लोग उसी से बातें करने लगते हैं। वो सभी शनाया को नजरअंदाज कर देते हैं। इस प्रकार अब किमी के अमीर दोस्त बन जाते हैं, तो वहीं उसकी बड़ी बहन रूबी शादी के बाद बड़ी बड़ी ट्रिप पर जाने लगती है। देखो ना अनुराग, पिछली बार हम लोग लद्दाख गए थे और इस बार मुझे तुम्हारे साथ मनाली जाना है। बहुत ठंड है वहाँ पर, बर्फ गिर रही होगी। तो तुम्हें स्नोफॉल देखना है? कोई बात नहीं, मैं आज ही मनाली की ट्रिप का प्लान कर देता हूँ, फिर तुम आराम से स्नोफॉल देख लेना और बर्फ के गोले भी खाना। बहुत मजा आता है। अनुराग ऐसा कहने के बाद मनाली के ट्रिप को प्लान कर लेता है। इसी के चलते दोनों बहनें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी। उन्हें अपनी माँ के बारे में जरा भी ख्याल नहीं आता। उनकी बेचारी माँ ठंड में कपकपाते हुए फूलों की माला बेचकर अपना गुजारा कर रही होती है, लेकिन गांव में बर्फ गिरने की वजह से
वो ये भी नहीं कर पाती। ऊपर से उसकी टूटी फूटी झोपड़ी जो घास फूस की बनी हुई थी, उसके अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और बर्फ भी गिरने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। काश कि मेरी बेटियां वापस आ जाएं, पता नहीं कब आएंगी। उन्होंने तो एक बार जाने के बाद पलटकर देखा ही नहीं अपनी माँ को। इससे अच्छा तो भगवान तू मुझे बेटा ही दे देता, कम से कम बेटा मेरे पास तो रहता। क्या पता मेरा बेटा ही मेरी देखरेख अच्छे से कर लेता। सुजाता के होठ भी सुन्न पड़ जाते हैं और हाथ पैर ठंड के मारे बर्फ की तरह जम जाते हैं। वो आंगन में लकड़ियां लेने के लिए जाती है, लेकिन वहीं बेहोश हो जाती है। गांव के लोग उसे इस हालत में देखकर उसे घर के अंदर लेकर आते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। इन्होंने अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी है, पता नहीं कब इन्हें क्या हो जाए। अगर इनकी आखिरी कोई ख्वाहिश है तो आप लोग हो सके तो पूरा कर दीजिए, ताकि मरने के बाद इनकी आत्मा को शांति मिले। गांव के सभी लोग डॉक्टर की यह बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद गांव की औरतें एक दूसरे से बात करती हुई कहती हैं, बेचारी की आखिरी इच्छा और क्या ही हो सकती है। अपनी बेटियों को देख ले, यही इसकी आखिरी इच्छा होगी। गांव वालों, मैं तुम सभी के आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बेचारी की आखिरी इच्छा को पूरा करो, वरना ये ऐसे ही अधूरी इच्छाओं को लेकर भगवान को प्यारी हो जाएगी। ललिता के कहने पर गांव के सभी लोग सुजाता की बेटियों का पता निकालकर उन्हें उनकी मां की हालत के बारे में बताते हैं, जिसके बाद दोनों बेटियां शहर से और कनाडा से अपनी मां से मिलने गांव में आती हैं। जब वो दोनों अपनी मां की इतनी बुरी हालत देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों बेटियां अपनी मां के सिराने बैठती हैं और कहती हैं, माँ, ये क्या हो गया आपको? माँ, आपने हमें एक बार भी अपने बारे में बताना जरूरी नहीं समझा? सुजाता अपनी बेटियों को देखकर कहती है, मेरी बेटियों, तुम दोनों यहाँ आ गई। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। आओ जरा तुम्हारे सर को सीने से तो लगा लूं। बिस्तर पर लेटे हुए ही सुजाता अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगा लेती है, जिसके बाद वो उन्हें बहुत प्यार करती है। अपनी माँ का यह प्यार देखकर उन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है। आपने हमारे लिए इतना संघर्ष किया, हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन अपने लिए कभी एक स्वेटर तक नहीं खरीदा और हमारी पढ़ाई में सारा पैसा लगा दिया। हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाया और हमने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, और हम इतनी बड़ी बेवकूफ बेटियां हैं जो अपना फायदा होते ही आपको छोड़कर यहाँ से चली गईं। काश हमने आपके बारे में थोड़ा भी सोच लिया होता तो आज आपकी ये हालत न होती। मेरी प्यारी बेटियों, अपने आप को दोष मत दो। तुम तो मेरी फूल जैसी बेटियां हो। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही हो। मुझे और क्या ही चाहिए था। तुम दोनों कामयाब हो गई हो, बस इसी बात की मुझे बहुत खुशी है। अपने जीवन में इसी प्रकार हंसी खुशी रहना। सुजाता इतना कहते ही उसी समय अपने प्राण छोड़ देती है, जिसके बाद वो भगवान को प्यारी हो जाती है। किमी और रूबी दोनों फूट फूट कर रोती रह जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती हैं। उन्हें अपनी माँ के आखिरी वक्त पर अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो वापस शहर और कनाडा जाकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने लगती हैं।